हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। MPPSC 2019 का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यह पार्ट नंबर 5 है। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन हल करते हैं। 2020 का के सारे क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए हैं। इसका मतलब 10-10 क्वेश्चन हल करते हैं, इसका मतलब 10 पार्ट में हल किए गए होंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर मिल जाएगा। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? आपसे पूछना है, पणि क्या कहलाता था, किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ठीक है, तो पुजारी को कहा जाता था पणि, या लोहार को कहा जाता था, सुनार को कहा जाता था पणि, या फिर व्यापारी को कहा जाता था पणि? ठीक है, तो पणि क्या था? पणि एक व्यापारी वर्ग था। व्यापारी वर्ग को क्या क्या कहा जाता था? पणि। व्यापारी वर्ग ऐसा व्यापारी वर्ग जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता था। कौन सा व्यापार करता था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता था, वह क्या कहलाता था? पणि। ठीक है, ठीक है। ऋग्वैदिक के बारे में बात हुई है तो थोड़ा ऋग्वैदिक के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद को इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। क्या पहला क्या कहलाता है? वसीयतनामा। वसीयतनामा क्या कहलाता है? पहला वसीयतनामा कहलाता है मानव जाति का। ठीक है, ऋग्वेद के। चलिए ठीक है, फिर बाद में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा जाएगा जब पूरा कोर्स चलेगा। ठीक है, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? चंद्रप्रद्योत के बारे में बात हुई थी, तो काशी का था, अंग देश का था, या फिर अवंती का था, या वज्जी का था? किसके बारे में बात हुई है? चंद्रप्रद्योत। ठीक है, तो चंद्रप्रद्योत कहाँ का था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अवंती का, या एक शासक था। ठीक है, जो अवंती कहाँ स्थित है? वर्तमान के मध्य प्रदेश में ही अवंती है स्थित है, इसीलिए MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मुझे तो इसी तरह से लगता है। यह प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत क्या था? यह एक प्रद्योत एक वंश है। इसका शासक था कौन? चंद्र। तो इसका पूरा नाम पड़ गया चंद्र प्रद्योत। शासक क्या था? प्रद्योत वंश का संस्थापक था। ठीक है, ने इसे ये किसके, अगर इससे आपसे पूछा जाए कि चंद्र प्रद्योत किसके समकालीन था, तो गौतम बुद्ध। किसके? गौतम बुद्ध जब थे तब ये था। और बिंबिसार एक कौन था? बिंबिसार एक राजा था, वह उसके भी समकालीन था। कौन? चंद्र प्रद्योत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज आफिक, या जियासुद्दीन बरनी, या ख्वाजा अब्दुल समद ईसामी, या सियाजुद्दीन अली यद्दी? तो आपको बताना है कि तारीख ए फिरोज शाही के कौन था, का लेखक कौन था? तो आपको बताना है, तो इसका उत्तर होगा जियासुद्दीन बरनी। सॉरी, ये नहीं, जियासुद्दीन बरनी इसका उत्तर हो जाएगा। जियासुद्दीन बरनी कौन था? एक मुस्लिम विचारक था, इसीलिए मुस्लिम वाली किताब लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इसका एक और नाम था, मैं इसमें टिक लगा दिया था, तो मैं इसके बारे में बता दूं। सिराजुद्दीन अली जिद्दी, ये कौन था? यद्दी, ये कौन था भाई? ये भी एक किताब लिखा था। ठीक है, कौन सी किताब लिखा था? अगर उससे पूछा जाए कि सिराजुद्दीन यद्दी किसकी किताब लिखा था, तो आपको याद होना चाहिए जफरनामा। एक बुक है जफरनामा, उसके रचनाकार कौन? उसकी रचना किसने की थी? इन्होंने। ठीक है, सिराजुद्दीन ने। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू हिंदू पुनर्विवाह हिंदू पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1848, 1860, 1852, 1856। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में क्या हुआ था? आया था। ठीक है, ये क्या है? यह इसका पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर डेट पूछे तो 16 जुलाई 1856 इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, पहली बात, यह 16 जुलाई 1856 में यह आया था, यह अधिनियम बना था। ठीक है, यह पुनर्विवाह को वैध बनाता है। क्या? पुनर्विवाह को वैध बनाता है। तीसरा, यह क्यों तैयार किया गया? यह किसके कार्यकाल में तैयार किया गया? तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कौन था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या था? चालू किया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख
और कौन थे भाई, और कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, और एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके ही साथ लॉर्ड डलहौजी ने नीति बनाई थी। कौन? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। किसके? लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। अब ये पारित कब किसके शासनकाल में हुआ था? पारित किसके शासन काल में हुआ था? तो कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। अब एक एक अच्छा इसमें वो भी है, अगर आप ध्यान से सुनो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मृतपति होता है, जो मृतपति होता है, उसकी जितनी संपत्ति होती है, मृतपति के अधिकार की जितनी संपत्ति होती है, उसे वो जो विधवा होती है, उसे विधवा जब उसका पुनर्विवाह हो जाए तो वह अपने साथ ले जा सकती है। मृतपति की जितनी संपत्ति होती है तो उसकी वह विधवा अपने जहाँ उसका विवाह होता है तो पूरी की पूरी संपत्ति ले जा सकती है। यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल के उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में? किसकी बात हो रही है? करेवा। करेवा क्या होता है? करेवा यह उच्च पठारी भूमि होती है। ये क्या होती है? उच्च पठारी भूमि होती है। ये एक पठारी भूमि होती है, वह क्या कहलाती है? करेवा कहलाती है। उच्च पठारी भूमि कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय में। ठीक है। यह झेलम उच्च पठारी भूमि और कहाँ पाई जाती है भाई? झेलम नदी के ऊपर मौजूद होती है। मतलब झेलम नदी वहाँ जहाँ बहती है उसके जस्ट ऊपर वाले भूमि में क्या होती है? उच्च पठारी भूमि होती है। ठीक है, झेलम नदी बनाती है करेवा। ठीक है। 47वां नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र है, सूची 2 में खनिज संपत्ति है। ठीक है, इसको इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको मिलान करना है कि काला हांडी क्या है। काला हांडी भाई क्या है, यह किससे संबंधित है? तो काला हांडी अगर आपको पता है तो आप बताएं। जावर क्या है? जावर कहाँ से संबंधित है? सोना से, तांबा से, बॉक्साइट से, जस्ता से, लेड से। कोलार कहाँ किससे संबंधित है? मोसाबनी कहाँ से किससे संबंधित है? अगर आपको पता चल गया हो तो उत्तर आप खुद बता सकते हैं पहले से कमेंट में, या फिर इंतजार कीजिए। काला हांडी के बारे में थोड़ा जाने। जो काला हांडी है भाई वह किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बॉक्साइट के लिए। पहले इसका मेल कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, मेल कर लेते हैं। काला हांडी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता और लेड के लिए। ठीक। कोलार की खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। ठीक है। अब बचा मोसाबनी, तो तांबा के लिए। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ उत्तर बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पहले का तीसरा मिला है, पहले का तीसरा यहाँ है और यहाँ है, दूसरे का चौथा है, दूसरे का यहाँ ये है, तो ये नहीं होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब काला हांडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काला हांडी भाई ये एक बॉक्साइट का है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये काला हांडी कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि काला हांडी कहाँ स्थित है तो यह इसका उत्तर होगा उड़ीसा। तो बॉक्साइट के लिए अन्य कोई खदानें, जैसे अन्य खदानें कौन कौन सी? एक संभलपुर की खदान है, एक जामनगर की खदान है, एक कोल्हापुर की खदान है। कोल्हापुर की खदान बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध है और काला हांडी भी बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ कोल्हापुर होता तब भी इसका उत्तर यही लगता। ठीक है। अब जावर की खान का मिलान हमने किसने किया था? जावर और जस्ता और लेड से। ये जावर की खान है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। जावर की खदान कहाँ है अगर आपसे पूछे तो उसका उत्तर होगा राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ठीक है। आगे कोलार की खान का संबंध किससे है? सोना से। सोना से संबंध किसका है? कोलार की खान का। तो सोने से संबंध भाई, कोलार एक और चीज के लिए भी जाना जाता है, दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन में भी सबसे प्रसिद्ध शहर है कर्नाटक का। कौन? कोलार। कोलार क्या है? दुग्ध उत्पादन में भी सबसे प्रसिद्ध शहर है कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है। और सोने के लिए भी प्रसिद्ध है। सोने के लिए कोई और खदान अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। हड्डी एक होती है हट्टी गोल्ड भी सोने की खदान ही है। गोल्ड है तो उसमें पता चल जाएगा, सोनभद्र भी पता चल जाएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया था कोलार। ठीक है, सोनभद्र दिया होता तो पता चल जाता, हट्टी गोल्ड दिया होता तब भी पता चल जाता। चलिए, मोसाबनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। मोसाबनी तांबा के लिए। मोसाबनी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। तांबा की अन्य कोई खदान? खेतड़ी, हजारीबाग के लिए भी तांबा प्रसिद्ध है। और
मलज्ज खंड में भी तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो भी। तो आप इसके बारे में थोड़ा समझें। ठीक है, अब आपसे क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या है, सुमेलित नहीं है भाई। कौन सा सुमेलित आपसे पूछा है, नहीं है। कौन कौन सा है ये नहीं बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे एक साइड बोला है वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी साइड बोला है राज्य। ये बताओ, मूकाम्बी कर्नाटक में स्थित है, डालमा झारखंड में स्थित है, नैयर छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कोटीगांव गोवा में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि इनमें से सम्मिलित से सही जोड़ी नहीं बनाता है। तो हम जानते हैं कि मूकाम्बिका कर्नाटक में ही स्थित है, डालमा झारखंड में ही स्थित है, नैयर नैयर ये छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, ये मेरे ख्याल से केरल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नैयर छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं, केरल में स्थित है या फिर कर्नाटक में होगा। केरल इसका 80% मुझे लगता है कि 80% नैयर केरल में स्थित है। ये कोटीगांव कहाँ है भाई, कोटीगांव गोवा में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। कौन से किसमें, दशक में। दशक मतलब जैसे मान लो 2001 से 2011 इसके बीच कितने वर्ष हुए, 10 वर्ष। 2001 से 2011 10 वर्ष, 81 से 91 10 वर्ष, 31 से 81 41 10 वर्ष, और 61 से 71 कितना हुआ, 10 वर्ष। तो कितने क्या माना जाता है, 10 वर्ष के बीच का अंतराल क्या कहलाता है, दशक कहलाता है। ठीक है, अब पूछा लिंगानुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट किसमें आई है। ठीक है, तो सबसे अधिक गिरावट किस वर्ष में आई थी, 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी लिंगानुपात। अब आपसे पूछा लिंगानुपात क्या होता है भाई, जैसे देखो 1000 पुरुष हो, इनमें कितनी महिलाएं हैं। जैसे मान लो 880 महिलाएं, बहुत अच्छा लिंगानुपात माना जाता है। ध्यान रखो इतना भी नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष में नहीं होता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में इस तरह का लिंगानुपात नहीं है कि 1000 पुरुषों में 980 महिलाएं, नहीं है भाई। जो 20 पुरुष बचते हैं वो साधु संत ही बनते हैं। ठीक है, आपने महिलाओं को साधु संत बनते ना दिखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि चलिए, तो इसका उत्तर क्या है, 1961 से 1971। अगर आपसे पूछे कि जनगणना वर्ष 2011 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था, तो आपको क्या बताना है, भारत में केरल का था। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था। भारत में सबसे कम लिंगानुपात अगर आपसे पूछे, सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो भारत में हरियाणा आपका उत्तर देना होगा। क्या, हरियाणा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है। केंद्र मतलब नाभिक ही होता है। अगर आप जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको नाभिक के बारे में अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, केंद्र मतलब नाभिक ही होता है। तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा के बारे में बात कर रहा है भाई, पूर्वी पश्चिम गलियारा के बारे में बात कर रहा है। गुवाहाटी या और अहमदाबाद, कांडला को और सुखिया को, ईटानगर और जामनगर को। तो इसका उत्तर होगा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है कौन, पूर्वी पश्चिम गलियारा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो कन्या को किससे जोड़ता है, कोच्चि से जोड़ता है। ठीक है, कन्याकुमारी को कोच्चि से जोड़ता है, कन्या को कोच्चि से जोड़ता है, मतलब मेरे याद करने का तरीका था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो कर सकते हो करो। धन्यवाद।